बिलसी नामक एक छोटे से गांव में नारायण अपनी पत्नी सरोज और उसके दो बच्चों करण और रोशनी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत मशक्कत करके अपना और अपने बच्चों का पेट भरते थे। सरोज, हर बार ठंड में तापमान इतना नीचे तो नहीं जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा गिर गया है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इस बार तो गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। दिन हो या रात हो, लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। इस साल तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही ठिठुरन शुरू हो जाती है। नारायण अपनी मालकिन मधु के घर खाना बनाने चला जाता है। सरोज अपने बच्चों को सरकारी स्कूल छोड़कर फूल बेचने चली जाती है। नारायण, तुम जल्दी से सारे काम निपटा लो। तुम्हें पता है ना, आज हमारे घर पर पार्टी है। मालकिन, मैंने तो सारे पकवान बनाकर रख दिए हैं। अगर तुमने सारे पकवान बना लिए हैं तो आज तुम घर सजाने में भी मेरी मदद कर दो। ठीक है मालकिन, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें आज पार्टी में आना है। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर आ जाना। मालकिन, कितने बजे आना है? आप मुझे वक्त बता दीजिए। तुम शाम को 7 बजे पार्टी में आ जाना। और हाँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद की भी जरूरत होगी, ठीक है? नारायण अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को तैयार करके शाम को 7 बजे पार्टी में आ जाता है। पार्टी बहुत शानदार थी। बहन देख, कितना बड़ा घर है, कितना सुंदर है। बाहर कितनी ठंड है, फिर भी इनके घर के अंदर ठंड नहीं लग रही। बच्चों, ये घर गर्म इसलिए लग रहा है क्योंकि मालकिन के घर में हर कमरे में हीटर लगा हुआ है। हाँ पापा, हीटर लगाने से घर बहुत गर्म हो जाता है। भैया, हम भी अपने घर में हीटर लगाने के लिए मम्मी से बोलते हैं। बेटा, अब ठंड कुछ दिनों की मेहमान है, इसलिए ठिठुरन हो रही है। हाँ। कुछ दिनों में गर्मी का मौसम आ ही जाएगा और तुम लोगों को बहुत गर्मी लगेगी। गर्मी आने में अभी बहुत दिन है। हाँ। मधु के घर की पार्टी तो बहुत अच्छे से हो गई और मधु का दोस्त संतोष उसके नौकर नारायण के खाने की जमकर तारीफ करता है। कुछ ही दिनों में सर्दियां और बढ़ जाती हैं। मधु, कुछ दिनों में तुम्हारे पति का जन्मदिन है, तो क्यों ना फिर से नारायण से ही खाना बनवाकर घर में एक छोटी सी पार्टी दे दे। संतोष, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। पिछली बार भी सबको नारायण के हाथ का खाना बहुत पसंद आया था। एक बार दोबारा नारायण को मिल तो लूं, उससे तो मैं अपने होटल में ही काम करवाऊंगा। ये मधु ना, और ये मधु तो न जाने किस बात का घमंड करती है। आता जाता कुछ नहीं और सारा का सारा खाना नारायण से बनवाती है। कुछ दिनों बाद मधु अपने पति के जन्मदिन पर नारायण और उसके घर वालों को बुलाती है और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करती है। पार्टी के दौरान संतोष से एक महंगा गमला टूट जाता है। संतोष तो वहाँ से तुरंत हट जाता है, पर नारायण की बेटी रोशनी वहीं खड़ी रह जाती है। नारायण, देखो तुम्हारी बेटी ने क्या किया। मालकिन, मुझे अपनी बेटी से पूछ तो लेने दीजिए कि उसने ये गमला तोड़ा भी है या नहीं। हाँ, जैसे तुम्हारी बेटी सच्चाई की मूरत है, मैं झूठी हूँ। मालकिन, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप झूठी हैं, पर मैं बिना सच जाने भी अपनी बेटी को सजा नहीं दे सकता। तो अभी पूछकर फैसला कर देते हैं, क्या सच है और क्या झूठ। बेटा, मालकिन का ये गमला तुमसे टूटा है क्या? नहीं पापा, मैं तो बस ये देख रही थी कि आंटी के घर में ठंड के दिनों में गर्मी और गर्मियों के दिनों में ठंड कैसे होती है। बेटा, तुमने देखा कि गमला किससे टूटा? हाँ पापा, गमला तो संतोष अंकल से टूटा है। उनका हाथ गमले पर लगा और वो गिर गया। मधु, क्या तुम्हारे यहाँ मेहमानों की
इसी तरह से इज्जत की जाती है। एक नौकर की लड़की होकर मुझ पर इल्जाम लगाएगी? संतोष, आई एम सॉरी, तुम गुस्सा मत हो, मैं देखती हूँ इसका क्या करना है। मधु, अगर तुम्हें मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल है ना, तो ये नौकर अब इस घर में काम नहीं करना चाहिए। पर मैं इस तरह नारायण को कैसे निकाल सकती हूँ संतोष? ठीक है, तो फिर ये आखिरी दिन है जो मैं तुम्हारे घर आया हूं। इसके बाद मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। मधु को संतोष की इज्जत रखने के लिए नारायण को घर से मजबूरन निकालना ही पड़ा। उधर संतोष का काम आसानी से हो गया था। सुनिए, आप भी बड़े लोगों से बहस क्यों करने गए? क्या हो जाता अगर आप बच्ची को थोड़ा सा डांट ही देते तो? सरोज, देखो, ऐसा है, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गलत नहीं है। हाँ, लेकिन नौकरी तो हाथ से चली गई ना। फूल बेचकर मुझे कौन सा बहुत ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। सरोज, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। चंद पैसों के लिए अपनी बेटी को गलत साबित कर देने से मेरा ही जमीर गिरता और किसी का नहीं। ठीक है, मैं समझ गई, पर एक बार मेरे कहने से आप मालकिन से माफी मांगकर काम फिर से शुरू कर दो। देखो सरोज, मैं वादा तो नहीं करता, पर तुम्हारे कहने से एक बार जाकर मालकिन से दोबारा काम जरूर मांगूंगा। नारायण अपनी मालकिन मधु के घर जाता है। उसके बहुत कहने के बाद भी मधु उसे काम पर नहीं रखती। सर्दियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही थीं। जिस तरह से सर्दी पड़ रही है, क्या आप ऐसे मजदूर वाला काम कर सकेंगे? देखो सरोज, मेरी मालकिन ने तो मुझे दोबारा काम नहीं दिया। अब ये ईंट पत्थर उठाकर थोड़ा बहुत कमा तो रहा ही हूँ। आपसे क्या ही छुपा है, कुछ दिनों में बच्चों के स्कूल का पैसा भी भरना है। अगर नहीं भरा तो उनका नाम काट दिया जाएगा। मैं समझता हूँ सरोज, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई अच्छी जगह काम मिल जाए। पापा, क्या हम भी अपने घर में हीटर लगवा सकते हैं? हीटर? पापा, मधु आंटी के घर और आस पड़ोस के लोगों ने भी अपने घर में हीटर लगवा लिया है। बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सर्दियों में मैं अपने घर में हीटर लगवा लूं। कितनी भी मेहनत कर ले, पर नारायण के पास मुश्किल से एक दिन के खाने के पैसे ही जुड़ पा रहे थे। हे भगवान, अब तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब और पैसे भी नहीं हैं। क्या हुआ? आप इस तरह से परेशान क्यों हैं? सरोज, मुझे जो तनख्वाह मिली थी वो सब घर खर्चे में खत्म हो गई। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगा, पर बच्चों को और तुम्हें भूखे पेट नींद कैसे आएगी? कोई बात नहीं, खाना आज मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। सेठ जी के यहाँ पर आज दावत थी, तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भिजवा दिया है। उस रात तो भगवान की कृपा से सभी को खाना मिल गया था। अगले दिन सुबह नारायण फिर काम की तलाश में निकलता है। तभी उसे रास्ते में संतोष मिलता है। अरे नारायण, कैसे हो? इस तरह परेशान क्यों घूम रहे हो? छोटा मुंह बड़ी बात साहब, आपका तो घर पैसों से भरा होगा, लेकिन फिर भी आपने हम जैसे नौकरों का जरा भी ख्याल नहीं रखा। ऐसी बात नहीं है नारायण, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। मानता हूं मेरा तरीका गलत था, पर मैंने जानकर ये सब नहीं किया। साहब, आप लोग बड़े लोग हैं, आपको दर बदर नहीं भटकना पड़ता, पर हम जैसे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? देखो, माफी मांगने से तो कुछ नहीं मिल पाएगा तुम्हें, पर हाँ, मेरा होटल है। अगर तुम वहां बावर्ची का काम करो और तुम्हारे हाथ का खाना सबको पसंद आए तो तनख्वाह जरूर मिल सकती है। नारायण खाना बनाने के काम पर लग जाता है और ग्राहकों को खाना सर्व भी करता है। ऐसे ही शाम हो जाती है
और होटल क्लोज होने का वक्त आ जाता है, पर अभी भी लोगों की भीड़ कम नहीं होती। चलो, आज तो सारी डिशेस बिक गई और भीड़ भी कम नहीं हुई, इसलिए कल से तुम्हें और डिश बनानी होंगी। साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता भी बनाना जानता हूँ। ठीक है, तो ये लो आज के काम के पैसे, 500 रुपए। धन्यवाद साहब, आपने आज मेरे घर वालों को और मुझे भूखा सोने की नौबत नहीं आने दी। नारायण होटल से निकलकर सबसे पहले राशन की दुकान पर जाता है। वहाँ से राशन का सामान खरीदकर घर आ जाता है। सरोज, भगवान ने हमारी सुन ली। ये लो, हफ्ते भर का राशन और सब्जियाँ। आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कोई अच्छा काम मिल गया क्या? सरोज, भगवान से प्रार्थना करो कि साहब का काम चल जाए, और अगर कल भी इस तरह से उनके होटल में भीड़ लगी रही तो वो मुझे कल मेरी महीने की तनख्वाह बता देंगे। आपको किसी होटल में काम मिला है? फिर तो साहब बहुत अमीर होंगे, है ना? हाँ सरोज, मेरी जो मालकिन थी उनके दोस्त नहीं थे संतोष जी? संतोष जी का ही होटल है, और उन्होंने मुझे आज की तनख्वाह 500 रुपए दी थी। ठीक है, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए और बच्चों को भी साथ ले आइएगा। अगली सुबह नारायण बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस काम पर चला जाता है। होटल पर पहुंचकर नारायण नाश्ता बनाता है, जो ग्राहकों को बहुत पसंद आता है। नारायण के बने हुए नाश्ते को खाकर ग्राहक बहुत तारीफ करते हैं। अरे संतोष भाई, आपने कोई नया बावर्ची रखा है क्या? क्या हुआ, खाने में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? अरे नहीं नहीं संतोष भाई, हम तो अक्सर आपके होटल पे खाना खाने आते ही हैं, पर आज का खाना हमेशा के खाने से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। जी शुक्रिया शुक्रिया, ये तो बस हमारे बावर्चियों का हुनर है। ग्राहकों को आज बनाया हुआ नाश्ता कल से भी ज्यादा अच्छा लगा। सारे ग्राहकों का कहना था कि इससे स्वादिष्ट पकवान उन्होंने आज से पहले इस होटल में कभी नहीं खाए। नारायण, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे हाथों के बने हुए पकवान खाकर ग्राहक एक एक्स्ट्रा प्लेट खा रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया भाई। सब ऊपर वाले की देन है साहब, वो जो दे उतना बहुत है। नारायण, आखिर तुमने ऐसा क्या मिलाया है इन पकवानों में जो ग्राहक इतनी तारीफ कर रहे हैं? साहब जी, कुछ खास नहीं मिलाया है, बस थोड़े से नमक मिर्च मसाले जो है बराबर मात्रा में डाले हैं। बस इसी तरह रोज सब पकवान बहुत जल्द ही खत्म हो जाएं तो मजा आ जाए। ऐसा ही होगा साहब, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, कल से काम पर जल्दी आ जाया करना, क्योंकि कल से हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। संतोष का अब काम बढ़िया चल गया था। उसने अपने होटल में हीटर भी लगवा लिया, जिससे उसका काम बहुत अच्छा हो गया। एक दिन संतोष और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे। अच्छा किया आपने अपनी उस घमंडी दोस्त मधु को सबक सिखा के, उसे खुद तो कुछ आता ही नहीं था। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मजा चखा दिया मधु को। अब उसका नौकर भी हमारे हाथ में, और चांदी चांदी अपनी, ऐश से जीने के दिन है हमारे। नारायण के कारण अब मेरा होटल कभी खाली नहीं होता। ध्यान रखना कभी मधु को इस सच का पता न चले। तुम उसकी चिंता ना करो, मैं संभाल लूंगा। मधु संतोष के घर के बाहर ही खड़ी थी, जिसकी वजह से उसे संतोष का सच पता चल गया। मधु संतोष से मिले बिना वहाँ से चली गई। अरे थू, थू, थू। अरे अरे, ये किसने बनाया खाना है? इसमें मांस और छिपकली निकली है भाई। सर गलती हो गई, हमारे खाने में कभी आज तक ऐसी शिकायत नहीं आई। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बेवकूफ नजर आता हूँ मैं? इस मरी हुई छिपकली और इस सड़े हुए खाने का पैसा दूंगा मैं तुम्हें, हैं? नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल पैसा मत दीजिए, हम आपको नई डिश बना के देते हैं। अरे मुझे किसी प्रकार की डिश नहीं चाहिए, मैं एक वकील हूँ और तुम्हारा ये होटल बंद करवा के रहूंगा। देखिए ऐसा मत करिए, ये होटल ही मेरा सब कुछ है। मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप केस मत करिए। आप चाहे पैसा मत दीजिए,
आप पूरे महीने फ्री में खाना खा के जाइएगा, पर प्लीज आप केस मत करिए सर। अरे इतने बड़े वकील को रिश्वत देते हो? मुझे भिखारी समझा है कि मैं फ्री में खाना खा के जाऊंगा? कभी नहीं। और ये केस तो मैं करके रहूंगा। तुम्हारा ये होटल बंद करवा के रहूंगा मैं। अगर इस होटल को मैंने बंद नहीं करवाया ना, तो मेरा नाम भी राजनाथ नहीं। राजनाथ आखिरकार संतोष का होटल बंद करवा ही देता है, जिससे संतोष दिन प्रतिदिन परेशान हो जाता है और पैसों की कमी की वजह से वो सड़क पर आ जाता है। संतोष के साथ साथ नारायण की स्थिति भी खराब हो गई थी। नारायण, सुना है तुम जहाँ काम करते थे उनका होटल बंद हो गया है। मालकिन, आप घर कैसे आई? आइए बैठिए ना। नारायण, मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मुझे माफ कर देना, पर क्या तुम मेरे घर पर काम कर सकते हो? जी मालकिन, ये तो मेरी किस्मत है कि आपके यहाँ मुझे दोबारा काम मिल गया। ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी और अपनी पत्नी को भी साथ लाना। मैं उसे भी 10,000 रुपए दूंगी काम करने के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। अगले दिन नारायण और उसकी पत्नी दोनों मधु के घर काम करने लगते हैं। वक्त बीतता है, संतोष अपने हालात से परेशान होकर आखिरकार मधु के घर पहुंचता है। मधु, मैं कई दिनों से बहुत परेशान था, पर तुमसे कहने की हिम्मत नहीं थी। क्या हो गया संतोष? तुम तो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। मैं पहले तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं समझी नहीं, किस बात की माफी संतोष? नारायण की बेटी ने वो गमला नहीं तोड़ा था और मैं जानकर नारायण को तुम्हारे घर से निकलवाना चाहता था। पर नारायण से तुम्हें क्या फायदा होता है संतोष? नारायण बहुत अच्छा खाना बनाता था, इसलिए मैं उसे अपने होटल में रखना चाहता था। मैंने किया भी वही, उसे यहाँ से निकलवा कर अपने होटल में रख लिया था। तभी वहाँ पर नारायण और उसकी पत्नी दोनों आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर संतोष हैरान और चकित रह जाता है। नारायण, तुम यहाँ कैसे काम कर रहे हो? वो तुम्हें नारायण नहीं, मैं बताऊंगी। ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मधु। मुझे ये बात बहुत पहले ही पता चल गई थी कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा किया धरा था। जब मधु कुछ बताती, वहाँ राजनाथ भी आ पहुँचा, जिसे देखकर संतोष के साथ साथ नारायण भी हैरान रह गया। मालकिन, यही तो थे जिन्होंने संतोष जी का होटल बंद करवा दिया। मधु, तुम इन्हें भी जानती हो क्या? सबके सवालों का जवाब मिलेगा। राजनाथ मेरा ही दोस्त है। जब संतोष ने मेरे साथ धोखा किया, तब मैंने राजनाथ को सारी बातें बताकर ये प्लान बनाया और इस प्लान के मुताबिक मैंने सारे काम कराए ताकि संतोष को अपनी गलती का एहसास हो जाए। तुम्हारा होटल मैंने टेम्पररी बंद करवाया भाई, तुम्हें बस तुम्हारी गलती का एहसास कराने के लिए। पर आप लोगों ने अपने इस खेल में मुझे क्यों शामिल किया? ये गलती मेरी ही है। ना मैं उस दिन वो सब करता और ना आज नारायण या मुझे ये दिन देखना पड़ता। तुम माफी के लायक तो हो नहीं संतोष, पर मैं फिर भी तुम्हें माफ कर रही हूँ। देखो मधु, मैंने तुम्हें धोखा देने का कभी नहीं सोचा था, पर तुम्हारे घमंड के कारण मैंने ये सब करा और इसमें मेरा भी फायदा था। दिन बीतते गए और मधु ने नारायण को 15,000 की तनख्वाह देना शुरू कर दिया था। संतोष का होटल भी उसे वापस कर दिया गया। एक दिन नारायण काम पर जा रहा था, तभी उसे एक दुकान पर हीटर दिखा। भैया, ये हीटर का क्या दाम है? ये मात्र 10,000 की है भैया। 10,000? ये तो बहुत ज्यादा महंगा है भैया। अरे भैया, अगर नया हीटर खरीदने जाओगे तो 30,000 से कम का नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, पर मैं इसके 5,000 दूंगा। ये सही से चलता तो है ना? हाँ, बिल्कुल सही से चलता है। अगर 6 महीने से पहले ये हीटर बंद हो जाता ना, तो इसकी सारी रिपेयरिंग की सर्विस बिल्कुल फ्री होगी भैया। ठीक है, मैं 5,000 दूंगा। अगर तुम्हें देना है तो दे दो भैया। अच्छा चलो ठीक है, ले जाओ भैया, बोनी का टाइम है, चलो ले जाओ। नारायण दुकानदार को अपने घर लेकर जाता है। वो आदमी घर पहुंचकर हीटर लगा देता है। हीटर चालू करते ही गरम गरम हवा घर में फैलने लगती है। बच्चे भी इस गर्म हवा का मजा उठाते हैं।
वाह रोशनी, कितना मजा आ रहा है। हीटर की गरम गरम हवा से ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी जलाई हो। हाँ भैया, इतनी ठंडी में ये गर्म हवा सूरज की चादर जैसी लग रही है। घर में हीटर के लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। सरोज जैसे ही घर पर आती है वो भी हीटर की हवा खाकर खुश हो जाती है। आपने आखिर बच्चों की इच्छा पूरी ही कर दी। अरे कैसे ना करता भला, बच्चे तो आखिर मेरी जान है, परिवार से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। हीटर लग जाने की वजह से बच्चे बहुत खुश हैं और मैं भी। आपकी कमाई भी अच्छी होने लगी है। हाँ, बस तुम्हारा साथ और भगवान का हाथ सर पर रहेगा तो ऐसे ही आगे बढ़ता रहूंगा। मधु अपनी जिंदगी में खुश थी और संतोष अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए नारायण के बच्चों की स्कूल की फीस भरता है।